Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro batch for class 6th. और ये कुछ रिवीजन सीरीज हैं जो आपको छोटे छोटे बैच में पढ़ाया जा रहा है. आज लेक्चर 2 है ऑफ द चैप्टर अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर. और आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अशोका जो कि इतने यूनिक और इतने डिसेंट रूलर थे, ठीक है, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, जीतने के बाद भी जो कॉन्कर की भी जगह थी उसको गिव अप क्यों कर दिया. तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि उन्होंने पूरा का पूरा गिव अप कर दिया, जबकि वो इतना अच्छा मैनेज कर रहे थे, इतना अच्छा उनका चल रहा था और पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने, जो कि उनके ग्रैंडफादर यानी मौर्यन एम्पायर से चलता आ रहा था. ग्रैंडफादर, फादर एंड उन्होंने बिल्डअप किया, इतने अच्छे से मैनेज कर रहे थे, आर्मी मैनेज कर रहे थे, उनको ट्रिब्यूट भी मिलता था. तो हर एक चीज़ जब अच्छे से मैनेज हो रही थी, लास्ट पार्ट जब कलिंगा की बारी आती है, जब कलिंगा एक ऐसी जगह है जिसको वो कॉन्कर करना चाह रहे थे और कर भी चुके थे, क्या ऐसा रियलाइजेशन हुआ उनको कि उन्होंने जीती भी चीज को भी हार दिया, यानी कि गिव अप कर दिया. लेट अस सी इन टुडेज लेक्चर. और आज हम स्टार्ट करेंगे कि वो रूल कैसे करते थे, वो पूरे एम्पायर को कैसे रूल करते थे. यहाँ पे हम ऑफ कोर्स एम्परर जो हमारे अशोका हैं उनकी थोड़ी तारीफ करेंगे और इससे करेंगे कि वो इतना अच्छा मैनेज करते थे. उन्होंने एक ऑफिशियल अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे थे जो क्या करते थे, जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस. किससे करते थे? फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स who lived in villages and towns in the area. तो बेसिकली वो कैसे कमाते थे, वो कैसे मैनेज आउट करते थे सारी चीज़ें. वो सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करते थे हर एक लोगों से, हर एक जो उनके एम्पायर में रहते लोग, भले ही वो फार्मर्स हो, हर्डर्स हो. हर्डर्स कौन होते हैं? जो हंटिंग एंड गैदरिंग वाले होते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, यानी कि सिर्फ फॉरेस्ट के ऊपर रहते हैं, ठीक है. क्राफ्ट पर्सन हो जो कुछ हैंडमेड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं. ट्रेडर्स हो जो ट्रेडिंग करते हैं बड़े बड़े चीज़ों की. और जो विलेजेस और टाउन्स के अंदर रहते हैं यानी कि जनपदास और महाजनपदास यानी कि अर्ली स्टेट्स, ठीक है. तो वो ऐसे कमाते थे. उसके बावजूद हमने देखा ऑफिशियल्स, अगर ऑफिशियल्स के अंदर जो आर्मी है उनकी, या फिर जो उनकी बातों को डिसओबे कर रहा है, यानी कि जो बात नहीं ओबे कर, जैसे कि हमारे स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, तो वो भी अपनी आर्मी और ऑफिशियल्स को पनिशमेंट देते थे. जो क्या नहीं करते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनका कहना नहीं मानते थे, या फिर उनकी बनाई हुई रूल्स को डिसओबे करते थे. इसके अलावा वो पनिशमेंट भी देते थे, ठीक है. तो यानी कि ऐसा नहीं था कि उनके राज में सब उनके राज में जिसका जो मन कर रहा हो वो करते थे. नहीं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट भी इसलिए भी थे क्योंकि जैसे वो चाहते थे वैसे वो होना भी चाहिए, वो इस चीज़ को बिलीव करते थे. नेक्स्ट आते हैं, मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज. और बहुत सारे ये जो ऑफिशियल्स थे इनको क्या मिलती थी? इनको सैलरीज भी दी जाती थी, यानी कि सिर्फ इन काइंड नहीं मिलता था, इनको कैश भी मिलता था. अपार्ट फ्रॉम कैश इनको और भी चीज़ें मिलती थी, लेकिन सैलरी ज़रूर मिलती थी. इसके अलावा जो रॉयल प्रिंसेस थे, यानी कि जो राजा थे, वो तो एम्परर थे, उनके नीचे कुछ कुछ राजा थे जो अपने अपने किंगडम को संभालते थे. उनको वर ऑफर सेंड एज गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस विच वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन. ये इनको जो रॉयल प्रिंसेस है इनको ऑफन जो बड़े बड़े, अगर हम बड़े बड़े प्रोविंसेस की बात करें, यानी कि उज्जैन, तक्षशिला, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग जोन थे, वहाँ पर भी एज अ गवर्नर भेजा जाता था, या फिर फॉर चेकिंग पर्पसेस भेजा जाता था, या फिर किसी मैसेज के द्वारा कुछ अगर प्रॉब्लम आती थी या फिर उनको बस एक बार चेक करने के लिए भेजा जाता था, ठीक है. नेक्स्ट आता है द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स. अब मौर्यस इतने फेमस क्यों थे, या जो मौर्यन एम्पायर था वो इतना बढ़िया क्यों चल रहा था? क्योंकि वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ खुद ही मैनेज आउट करते थे, ठीक है. भले ही वो रोड्स हो, भले ही वो रिवर्स हो, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, ठीक है, या फिर रिसोर्स कलेक्ट करना हो, ठीक है, टैक्स लेना हो, ट्रिब्यूट लेना हो, वो सारी चीज़ों को खुद ही मैनेज करते थे. और यानी कि वो अपने जो प्रजा थी उनके लिए भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी करते थे. तभी वो एक अच्छे रूलर माने जाते थे, तभी वो एक अच्छे एम्परर माने जाते थे अशोका. और तभी उनका जो पूरी डायनेस्टी है, यानी कि उनके दादाजी, उनके फादर बहुत ही अच्छे किंग और एम्परर माने जाते, तभी वो इतने बड़े एम्पायर को चला पाए. और छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे रोड्स होती है, अच्छी बिल्ड करते थे,
है ना। उसके अलावा जो फोर्टिफिकेशंस होते हैं वो अच्छी बिल्ड करते थे ताकि कोई और आके उन पे हमला ना कर सके, तो ये सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छे से बनती थी। इसके अलावा अर्थशास्त्र क्या है आपको पता ही है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके दादाजी थे। उन्होंने चाणक्य यानी कौटिल्य एक नामक एक इकोनॉमिक्स रखा हुआ था जो उनकी हेल्प करता था बड़ी सारी चीज़ों में। तो उन्होंने अर्थशास्त्र बनाई थी, यानी कि ऐसी बुक थी जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रेड कैसे किया जाता है ना, हर एक चीज़ को मैनेज आउट कैसे किए थे वो लिखी होती थी। तो अर्थशास्त्र के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो हम तक्षशिला की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो उस वाला इंडिया का पार्ट था, ईस्ट वाला पार्ट, तो वहां पे ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे ट्रेड होते थे। तो यानी एज अ ब्लैंकेट किसको मिलता था, ये एज अ ट्रिब्यूट मिलता था टू द किंग, यानी अशोका को एज अ ट्रिब्यूट क्या मिलता था, ब्लैंकेट्स जो कि ट्रेड होते थे नॉर्थ वेस्ट एरिया में। और ये क्यों मिलते थे, क्योंकि वो एक तो ठोस में बनते थे, मतलब यानी कि बहुत एक बल्क में बना जाता था, और एज अ ट्रिब्यूट क्योंकि किंग ये सब चीज़ों में, यानी कि जो अशोका था वो बहुत ज़्यादा, या फिर हम इंटायर मॉडर्न एम्पायर बोले, बहुत अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करते थे, और इसीलिए उनको ट्रिब्यूट यानी कि उनके नाम से ये चीज़ निकाली जाती थी। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा और प्रेशियस स्टोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, यानी कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलते थे, और ये एज अ ट्रिब्यूट दिया जाता था किसको, किंग अशोका को। और किंग अशोका ये ट्रिब्यूट लेके बहुत ही कहते हैं एक राजगद्दी, यानी कि वो एक अपनी पावरफुलनेस मेंटेन करते थे, क्योंकि उनको ये सारे रिसोर्सेज मिलते थे और वो खुद जाके नहीं लेते थे, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो जाके लेते थे और ये कलेक्ट करते थे और किंग को आके दे देते थे, और ऐसे ही किंग उनको सपोर्ट करते रहते थे। उसके अलावा हम बात करें, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दे पाते थे, यानी कि आपको पता ही है उनकी प्रजा में बहुत ट्रेडर्स भी होते थे, क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, ठीक है, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो भी होते थे। तो यानी कि जो लोग, यानी कि ऐसे लोग जो उनकी प्रजा में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं कर पा रहे, जो कि नॉर्मल इंसान है जो फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस कर पा रहे, तो उनसे ऐसा ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हो गए एलिफेंट्स, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा नहीं किया जाता था, और जो वो एक्सपेक्ट जो अपने उनके दायरे की चीज थी वो ही एज अ ट्रिब्यूट देते थे। और वो किंग जो था यानी अशोका जो थे, एंटायर मॉडर्न एम्परर जो थे, वो उनको एम्पायर जो थे वो उसको एक्सेप्ट भी करते थे। यानी कि अगर हम बात करें पीपल ऑफ फॉरेस्टेड रीजन्स वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे तो डिपेंडेंट थे। तो यानी कि उनको एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी और वैक्स मॉडर्न एम्पायर या मॉडर्न ऑफिशियल्स को दिया जाता था ताकि वो कलेक्ट कर ले। बेसिकली ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको यही देना है या वही देना है, जितनी आपकी कहते हैं कि जितनी चद्दर है, यानी कि जितना आप दे सकते हो एज अ ट्रिब्यूट वो आप किंग को दे सकते हो एज अ टैक्स या फिर एज अ ट्रिब्यूट। तो कहने का भाव ये है कि मॉडर्न एम्पायर के अंदर हम अशोका की बात करें, वो इतने अच्छे लीडर थे, या फिर हम बात करें वो इतने अच्छे एम्पायर या एम्परर थे, वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते थे कि अपने दायरे से आप बाहर जाके कुछ दो, कोई टैक्स दो या फिर कोई ट्रिब्यूट दो। जितना आपकी डिपेंडेंसी, जितनी आपकी चीज़ है, जितना आपका एरिया, जितना आपका दायरा है, उतना ही आप किंग को एज अ ट्रिब्यूट या फिर एज अ टैक्स दे सकते हो। यानी कि अगर आप देखो ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही जीते थे, यानी हर्डर्स या फिर हम गैदरर्स बोल सकते हैं, हंटर्स एंड गैदरर्स, तो वो सिर्फ एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स दे के ही किंग को ट्रिब्यूट दे सकते थे और किंग उनको एक्सेप्ट भी करता था। और ये कैसे एक्सपेक्ट किए जाते थे, ये बाय कलेक्ट करते थे बाय दी ऑफिशियल्स ऑफ द किंग। तो यानी कि जो हमारे अशोका थे वो बहुत ही यूनिक रूलर थे, वो बहुत ही अच्छे रूलर साबित हुए और वो बहुत ही अलग थे, यानी कि वो बहुत ही डिसेंट। और पूरे जो अगर हम हिस्ट्री में देखा जाए, अपनी पूरी हिस्ट्री में ये ऐसे रूलर थे जो बहुत ही हटके थे, यानी बहुत ही अलग लीडर साबित हुए। चलिए देखते हैं ऐसा क्या इन्होंने अलग किया जिससे साबित हुआ अलग लीडर। सबसे पहले ये बहुत ही फेमस रूलर थे पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, सबसे देखा पूरे मौर्यन एम्पायर के अंदर अशोका जो लीडर था या फिर अशोका जो लीडर थे या फिर जो एम्परर थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे।
क्यों फेमस थे? क्योंकि वो ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस, जो अपनी उनका थॉट प्रोसेस है, यानी कि जो वे ऑफ लाइफ है, वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा कहते हैं ना कि गाड़ के उसको ब्रह्मी स्क्रिप्ट या प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखवाया गया था। यानी कि पिलर्स के ऊपर, चक्रा के ऊपर, जहां जहां वो इंस्क्राइब्ड कर सकते थे, यानी कि ऐसे छपवा सकते थे ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर, वो अपने मैसेजेस, यानी कि वो जो समझते थे, वो दिल से जो मैसेजेस देना चाहते थे, या उनका जो थॉट प्रोसेस था, या वो चाहते थे उनकी पूरी प्रजा ऐसे मैनेज आउट हो पाए, तो ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे रूप के अंदर देते थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही ज्यादा यूनिक था, बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, उसके अलावा रिटन स्क्रिप्ट में देते हैं, और रिटन स्क्रिप्ट प्राकृत या फिर मैंने आपको जैसा बताया ब्रह्मी स्क्रिप्ट हुआ करती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब यहां पे बात आती है, एक कलिंगा ऐसी जगह थी जहां पे उनको अभी कॉन्क्वेस्ट करना था, अभी उनको कॉन्क्वेस्ट करना था। तो अब यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि अभी पूरी जगह वो कॉन्क्वर कर चुके हैं, यानी एक तो बहुत अच्छे लीडर थे, ट्रिब्यूट लेते थे, अच्छा मैनेज कर पा रहे थे ऑफिशियल्स और आर्मी के साथ, हर एक जाति प्रजाति को खुश कर पा रहे थे, उनके लिए चीज़ें बनाते थे, रोड बनाते थे, वाटर फैसिलिटी, एवरीथिंग फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड। अब इसके अलावा एक ऐसी जगह बची थी कलिंगा, जहां पे था कि अभी वो कॉन्क्वेस्ट करके उनको वॉर लड़ना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कलिंगा के वॉर में कि वो जीतने के बावजूद भी उस कॉन्क्वेस्ट को छोड़ दिया, यानी बीचों बीच उन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि वो दिल और दिमाग के बहुत ही सच्चे थे, दिमाग तो बहुत अच्छा उनका चलता था और दिल की भी वो साफ थे, और यानी कि उनके अंदर मॉरल्स और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे, और तभी ये प्रिंसिपल्स वो इंस्क्राइब कराते थे इंस्क्रिप्शंस पे, जो कि रिटन होती थी। ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने ऐसा करवाया था। अब बारी आती है कलिंगा वॉर की, यानी कलिंगा एक ऐसी जगह है जहां पे वॉर की बारी आती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, और बस यही पहुंच सकते थे कि वहां पे वो बस जीतने के कुछ ही करीब थे, या यही समझो कि वो जीत चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी जगह आसपास वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की माएँ मर रही हैं, तो उन्होंने ये देखा, एज उनके दिल पे उनको रियलाइजेशन हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। उनको खुद रियलाइज हुआ, ऐसी जैसे कि वो ऐसे देख रहे हैं, उनको खुद रियलाइज हुआ कि ये सब तबाही मैंने मचाई है, ये वायलेंस मैंने किया। तो उनको वही वॉर के अंदर, वॉर लड़ते लड़ते ही रियलाइज हो गया था कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कुछ गलत किया है। उनको वही रियलाइज हुआ कि ये तो तबाही मेरे चक्कर में मची है, लोग मरे मेरे चक्कर में, लोगों की माएँ मरी मेरे चक्कर में, और जो तबाही मच रही है इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है सिवाय अशोका के। तो ये चीज उनको रियलाइज हुई। तो अशोका एज अ लीडर बहुत ही टेरिफाइड हो गए, यानी कि बहुत ही डर गए ये देख के कि ये सारी तबाही, वायलेंस और ब्लडशेड उनके कारण हो रहा है। उन्होंने तभी उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब वो कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे। क्या रीजन था बच्चों कि वो एकदम से ही वॉर को देखते ही डर गए, या फिर उन्होंने वॉर गिव अप कर दिया? क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये एक ह्यूमन फोर्स, यानी कि वो एक इंसान रूपी व्यक्ति हैं, और उन्होंने बहुत सारे इंसान होकर, भले ही वो कितने पावरफुल थे, बहुत ही अच्छे थे, उन्हें बाकी इंसानों की क्या ली है, जान लिया, और वो वायलेंस देख के एकदम घबरा गए, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति थे और वो दिल से भी सोचते थे और बहुत ही काइंड थे। तो जब उन्होंने रियलाइज किया कि ये उनके हाथों ही हाथ बहुत गलत चीज हुई है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है, कुछ बच्चों की जान भी ली है, कुछ बच्चों के माँ बाप नष्ट कर दिए, कुछ लोगों के परिवार उजाड़ दिए, कुछ लोगों का डायनेस्टी खत्म हो गई, किंग वॉर में कितना ही नुकसान हुआ, और जब उन्होंने ब्लडशेड देखा, लोगों की तबाही देखी, तो वो उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत गलत उन्होंने कर दिया, और उसी दिन उन्होंने रियलाइज कर दिया कि वो वॉर को गिव अप कर देंगे और आगे की कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो यस बच्चों, यही एक वजह थी जिससे उनको रियलाइज हुआ कि अब वो वॉर नहीं लड़ेंगे। तो कितनी अच्छी सोच थी। अब उसके बाद ये हिस्ट्री में एक पहले किंग थे जिन्होंने जीतने के बाद कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया, और गिव अप ये नहीं किया, गिव अप आगे के लिए भी गिव अप कर दिया कि आगे से भी वो कोई भी वॉर या लड़ाई या कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया था। तो अब वो किस राह पे चलने जा रहे थे? वो एक ऐसी राह पे चलने जा रहे थे जो कि बहुत ही एक तरीका हमें बताता है, जिसको हम बोलते हैं धर्म, जिसको हम बोलते हैं अशोका का धर्म, या फिर हम बोलते हैं वो उसको धम्मा बोला जाता है। धम्मा यानी कि ये प्रिंसिपल्स आते हैं बुद्धिज्म के। आपको पता है वैदिक पीरियड में या उससे पहले थोड़ा सा जो स्प्रेड हो रहा था वो बुद्धिज्म हो रहे थे,
ठीक है, हमने उनकी भी स्टोरी की है। बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ स्प्रेड हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो अशोका थे उनसे इंस्पायर्ड थे। तो वो यही सोचते थे कि किसी की हत्या करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, और इतने सारे लोगों की हत्या करनी, तो लगा लो कितना पाप इनटू मल्टीप्लाई हो गया। और उन्होंने ये भी देखा कि जब इतने सारे लोगों की उन्होंने जान ली, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को भी ऐसा व्यतीत किया कि उन्होंने कुछ गलत किया। जब आपको अपने दिल में लगता है कि मैंने कुछ गलत किया, वो सबसे बड़ी रियलाइजेशन होती है। जब उनको रियलाइज हुआ तो वो एक अच्छे मॉरल और प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज पे चलने लगे, और उनके कहीं ना कहीं खुद के मॉरल्स और प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर थे। तो कहीं ना कहीं वो बेसिकली मॉरल वैल्यू की तरफ चल पड़े, और वो इस तरफ चल पड़े कि अब उन्होंने काइंडनेस फैलानी है और अच्छाई फैलानी है। तो बेसिकली अशोका's धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ एनी गॉड। तो यहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, कोई सैक्रिफाइस नहीं था, किसी भगवान का किसी एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं था, और ना ही कोई मूर्ति थी, ना ही कोई आइडल वर्शिप थी। बस एक वे ऑफ लाइफ था, एक जीने का अच्छा तरीका था, ठीक है। और ये वे ऑफ लाइफ जो है मॉरल्स, प्रिंसिपल्स और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों पे बेस्ड है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो कहते हैं कि मेरी भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, यानी कि अशोका एज अ किंग, उनकी भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को या फिर अपनी प्रजा को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएं और एक अच्छा रास्ता दिखाएं, और एक जीने का तरीका बढ़िया वाला पॉजिटिव वे में सिखाएं, जहां पे ना वो केवल किसी की हत्या कर रहे हैं बल्कि उनको अच्छी चीजें ही सिखा रहे जिनका अच्छा फल मिलेगा। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर्ड थे किसकी टीचिंग से? बुद्धिज्म की टीचिंग से। तो उन्होंने पूरा का पूरा बुद्धिज्म नहीं लिया, बट एक वे ऑफ लाइफ जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स हैं और जो उनकी थ्योरेटिकल चीजें, उनको अपना लिया था। उन्होंने ऐसे ऑफिशियल्स भी अपॉइंट किए ताकि वो घर घर जाके लोगों को अच्छाई और पॉजिटिव चीजें भी सिखाएं। उन लोगों को बोला जाता धम्मा महामता। ये ऐसे लोग थे जो टीचिंग्स, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं या फिर अच्छी अच्छी चीजें हैं या धम्मा के बारे में, धम्मा यानी कि एक ऐसा वे ऑफ लाइफ जो बहुत ही पॉजिटिव, जो बहुत ही अच्छा, और जहाँ पे वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है, और जहाँ पे सैक्रिफाइस भी नहीं है, और जहाँ पे भगवान की मूर्ति या आइडल वर्शिप भी नहीं है। एक वे ऑफ लाइफ, एक तरीका, एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ है जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो इन्होंने लोगों को पॉइंट किया जिनको धम्मा महामता बोला जाता था। ये बहुत सारे टाउन सिटीज में जाके स्प्रेड आउट करते थे सारी इंफॉर्मेशन, और इसके तहत उन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेंजर्स के अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा विहार्स बनाए या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे टीचिंग एरियाज बनाए जहाँ पे बैठ के भी वो चैंटिंग करके लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना शुरू कर दिया। और उन्होंने स्प्रेड किया कहाँ पे? ये धम्मा के आइडियाज़ अदर लैंड्स पे भी स्प्रेड हुए, जैसे कि सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में और श्रीलंका में भी स्प्रेड आउट हुए, और इन लोगों को अच्छी चीज़ों के बारे में व्यतीत करवाया और रूबरू कराया। और ऐसे कुछ इन्होंने टेम्पल्स बनाए जहाँ पे ये बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो आज की रियलाइजेशन भी मुझे हुई कि येस, मॉरल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, पढ़ाई एक जगह है और उसके अलावा एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, वैसे ही आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे अशोका ने जो वॉर को गिव अप किया था उसका हमें रीजन पता लगा, और बहुत ही हम नॉन वायलेंस से नॉन वायलेंस के तरीकों को समझा कि यस, अगर हमें कुछ अच्छा भी करना है हम बिना मार धाड़ और बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए भी कर सकते हैं, और ब्लड शेड ना हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड बच्चों, ये मत भूलना कि ये आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको नोट्स जो हमने पिक्चर्स के साथ, और ये जो आपके नोट्स से एक एक चीज आप इसके आंसर्स फॉर्म कर सकते हो, और ये आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके इसको कोई पैसे नहीं देने हैं, बस ऐप डाउनलोड करनी है और अपने बैच पे जाना है जिस बैच का नाम है चैम्प्स प्रो, और वहां पर आपको आपके पसंदीदा नोट्स जो भी आपको जिस चैप्टर के चाहिए, एसएसटी के चाहिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी चाहिए, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, तो चैम्प्स प्रो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एनरोल करना है। आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हैं, अपने पापा की हेल्प ले सकते हैं, और आप ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐप पे जाना है, चैम्प्स प्रो ऐप पे जा सकते हो। वहां पे आप अपने पसंदीदा चैप्टर के नोट्स पा सकते हो जो आपको मैम करा रही हैं, जो आपको बाकी टीचर्स करा रही हैं। ऑलराइट चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे ही सिंपल वे में, और हमारी फटाफट रिवीजन भी हो जाएगी। बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।